तनिष्क बोला, तुम्हारे इंतजार में सदियां बीत गई। मेरी अरु, आओ मेरे साथ चलो। शिप्रा उसे देख डर से हकलाते हुए बोली, क्या मतलब? तुम? तनिष्क बोला, हाँ अरु, मैं तुम्हारा तनिष्क हूं। यह सुनते ही शिप्रा डर से चीख मारते हुए गिरकर बेहोश हो गई। शिप्रा बेहोश होते हुए बोली, नहीं। मालिनी उसे देख परेशानी में बोली, ये तो बेहोश हो गई। तनिष्क बोला, कोई बात नहीं, उठाकर ले जाऊंगा। आखिर आज मेरा सदियों का इंतजार समाप्त होने वाला है। तनिष्क मुस्कुराते हुए बेहोश शिप्रा की तरफ देख बोला, मेरी अनरू, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उधर जंगल में शिप्रा को ढूंढने के लिए तान्या जैसे ही आगे बढ़ी, उसे शिप्रा के दादाजी और पापा खड़े दिखे। तान्या उन्हें देख चौंक कर बोली, दादाजी, अंकल, आप यहाँ? दादाजी तान्या को देख बोले, तान्या बेटा, तुम अकेले यहाँ? शिप्रा कहाँ है? तान्या ने रोते हुए उन दोनों को पूरी बात बताई। दादाजी उसकी पूरी बात सुन बोले, चुप हो जाओ बेटा, चलो हम सब मिलकर शिप्रा को ढूंढते हैं। तान्या अपने आंसू साफ कर बोली, जी दादाजी, चलिए। वे तीनों शिप्रा को ढूंढते हुए थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें एक भव्य मंदिर दिखा। शिप्रा के पापा उस मंदिर को देख बोले, पिताजी, यह इस जंगल में इतना भव्य मंदिर कैसे? दादाजी भी उस मंदिर को देख बोले, पता नहीं बेटा, जहां तक मुझे याद है हवेली के आसपास कोई मंदिर तो था ही नहीं। तान्या उस मंदिर को देख बोली, हम जब हवेली में थे तब हमें मंदिर की घंटियां सुनाई दी थीं, शायद इसी मंदिर की होगी। दादाजी तान्या की बात सुन बोले, क्या कहा? हवेली के अंदर? पर वह हवेली तो कब की खंडहर हो चुकी थी। तान्या उनकी बात सुन बोली, क्या? लेकिन दादाजी, मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने खंडहर में तब्दील होते देखा, अभी। दादाजी उसकी बात सुन परेशानी में बोले, इसका मतलब कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो जल्दी उस मंदिर में पहले जाकर देखते हैं। शिप्रा के पापा भी परेशान होकर बोले, हाँ पिताजी, मंदिर से कुछ लोगों के बोलने की हल्की हल्की आवाजें भी आ रही हैं। जल्दी चलिए मेरी बच्ची शिप्रा। मंदिर में तनिष्क और मालिनी शिप्रा को लेकर आ गए थे। महंत जी उन्हें देख बोले, आ गए तुम लोग? मालिनी बोली, हाँ, अब जल्दी से काम पूरा किया जाए। वहां खड़ा एक आदमी बोला, प्रजा की बगावत और सैनिकों के दमन ने पूरा राज्य तबाह कर दिया, पर मेरे अभिन्न मित्र के अधूरे प्रेम ने हमें मरकर भी मरने ना दिया। उसकी बात सुन तनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, पर आज इस प्रेम के पूरा होने का समय आ गया है। जीवन में ना सही, मरकर ही सही। उधर दादाजी, शिप्रा के पापा और तान्या सभी मंदिर में आ चुके थे और छुपकर सब कुछ देख सुन रहे थे। दादाजी उनकी बातें सुन अपने मन में बोले, ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? तभी शिप्रा को होश आ गया। शिप्रा हैरानी से उन सबको देखते हुए बोली, मैं कहां हूं? तुम सब कौन हो? शमशेर, रेखा, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? शिप्रा के पापा शिप्रा को होश में आया देख उसके पास जाने के लिए खड़े होते हुए बोले, शिप्रा मेरी बच्ची। दादाजी उन्हें रोक वापस बिठा बोले, अभी चुपचाप छुपे रहो, पहले पूरा माजरा समझ में आने दो, फिर हम सब शिप्रा को इनके चंगुल से छुड़ा लेंगे। उधर शिप्रा की बात का जवाब तनिष्क ने दिया, अरुण, मेरी अरुण, तुम मुझे नहीं पहचान रही? अपने तनिष्क को नहीं पहचान रही? शिप्रा उसके मुंह से अपने लिए अरुण सुन बोली, अरुण मतलब राजकुमारी अरुंधति, वह कहानी वाली। सॉरी, तुम सबको गलत फहमी हुई है, मैं शिप्रा हूं, शिप्रा। तनिष्क उसकी बात सुन बोला, गलत फहमी? सदियों से तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं अरुण, तुम जन्म पर जन्म लेती गई और मैं रुक गई थी मेरी समय घड़ी, जो रुकी ही है आज तक। शिप्रा उसकी बातें सुन गुस्से में बोली, क्या बकवास है यह? कान खोलकर सुनो तुम लोग, मैं शिप्रा हूं और मुझे अब यहां से जाना है। इतना कह जैसे ही शिप्रा वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, तनिष्क उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम्हारे इस शरीर ने तुम्हें मेरे प्रेम की यादों से दूर किया है और अब तुम्हारे इस शरीर को मिटना होगा। शिप्रा उसकी बात सुन घबरा कर बोली, क्या मतलब? तनिष्क गुस्से से महंत से बोला, महंत जी, आज की मुहूर्त का समय हो चला है और आत्मा से शरीर का मिलन नहीं हो सकता। फिर शमशेर की तरफ देख बोला, तो मित्र चंद्रधर, मुझे वह विष से भरा प्याला दो। तनिष्क उस विष को अपने हाथ में लेकर आगे बोला, मेरी अरुण,
अब इस शरीर का त्याग करेगी। शिप्रा डर से हकलाते हुए बोली, क्या है इसमें? जात से जहर। तनिष्क शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, जहर नहीं अमृत। इसके बाद तुम सिर्फ मेरी अरू रह जाओगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लो, इसे पियो। ये बोल तनिष्क शिप्रा के पास जाने लगा। शिप्रा उसको अपने पास आता देख डर से रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं इसे नहीं पीऊंगी। दूर हटो तुम, दूर हटो मुझसे। ये सब देखकर शिप्रा के दादाजी और पापा से रहा नहीं गया और वे शिप्रा को बचाने उसकी ओर दौड़ पड़े। दादाजी शिप्रा की तरफ दौड़ते हुए बोले, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं। शिप्रा के पापा भी दौड़ते हुए बोले, बेटी शिप्रा, तुम डरो मत, हम तुम्हें इन बदमाशों के चुंगल से छुड़ा लेंगे। तान्या भी उनके पीछे दौड़ते हुए बोली, शिप्रा मेरी दोस्त, हम सब तेरे साथ हैं, डर मत। तनिष्क उन तीनों को देख शैतानी मुस्कान से महंत से बोला, महंत जी, जरा अपने सम्मोहन मंत्र का प्रयोग करें ताकि सभी यह विष पीकर जीवन से मुक्त हो जाएं। महंत बोले, बस अभी लो मित्र। तभी एक काली बिल्ली छलांग लगाकर वहां आई। तान्या उस बिल्ली को देख हैरानी से बोली, यह काली बिल्ली फिर से यहां कैसे? और उस बिल्ली ने विष के प्याले पर जोर का पंजा मारा, जिससे प्याला तनिष्क के हाथ से दूर जा गिरा और उसमें भरा विष फर्श पर फैल गया। अब उस काली बिल्ली की जगह वहां क्रोध से भरी वह बुढ़िया खड़ी थी। वह बुढ़िया गुस्से से बोली, तुम सब अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अब यह विष तुम्हारी अशरीर आत्मा को। और बुढ़िया के एक इशारे पर फर्श पर फैला वह विष प्याले में इकट्ठा होकर उस बुढ़िया के हाथ में आ गया। तनिष्क सिर झुककर अपने हाथ जोड़ बोला, देखिए, हमें क्षमा कर दीजिए, अब आगे हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कभी नहीं करेंगे। चंद्रधर भी अपने हाथ जोड़ माफी मांगते हुए बोला, हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए। वह बढ़िया उनकी माफी सुन गुस्से बोली, क्षमा? पहले भी जब तुम सबने उस हवेली में आत्महत्या का मायाजाल फैलाया था तभी मैंने तुम्हें चेताया था, लेकिन फिर से अब इसी विष में तुम सबकी आत्माएं कैद हो जाएंगी। यह लो। ऐसा कह बुढ़िया ने उस विष के प्याले को तनिष्क, चंद्रधर, चंद्रमणि और महंत की तरफ उछाल दिया। उसके ऐसा करते ही वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा तो शिप्रा, तान्या, दादाजी और शिप्रा के पापा सभी अपनी जीप के पास खड़े थे। तान्या आस पास देख चौंक कर बोली, है यह क्या? शिप्रा भी चौंक कर बोली, अरे वे सब कहाँ गए? न आसपास हवेली का खंडहर, न मंदिर। दादाजी बोले, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, आओ सब जीप में बैठो और जल्दी यहाँ से निकल चलो। शिप्रा के पापा जीप में बैठ बोले, जी पिताजी, सही कहा, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अभी तुरंत यहाँ से निकलते हैं। अब वहां उस जगह पर केवल वह 11 साल की बच्ची रुद्रा खड़ी थी और वह विष की डिब्बी। रुद्रा बोली, जब तक मेरा अस्तित्व है मैं लड़कियों पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। लेकिन विष की डिब्बी में केवल 4 आत्माएं कैद थीं, तनिष्क, चंद्रमणि, चंद्रधर और महंत की। रुद्रा उस डिब्बी को देखते हुए बोली, मैं इस विष की डिब्बी को ऐसी जगह पर रख दूंगी जहां इंसानों का पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। एक आत्मा अभी भी स्वतंत्र थी और वो थी मालिनी, जो स्वयं को रुद्रा के द्वारा दंड नहीं दिए जाने से हतप्रभ थी। मालिनी हैरानी से बोली, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? रुद्रा बोली, क्योंकि यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मालिनी उनकी बात सुन बोली, ओह, आपका धन्यवाद। रुद्रा गंभीर हो आगे बोली, लेकिन याद रखना मालिनी, कभी किसी निर्दोष को कष्ट देने का सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगी जो तुम्हारे साथियों का किया है। मालिनी उसकी बात सुन जल्दी से बोली, जी, मुझसे फिर कभी यह भूल नहीं होगी। लेकिन मालिनी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मालिनी अपने मन में बोली, आपने यह ठीक नहीं किया रुद्रा, मैं इस कहानी को ऐसे समाप्त नहीं होने दूंगी। समय चलता रहा और मौसम बदलते रहे और दिन, महीने और साल भी 3 वर्ष बीत चुके थे। आज फिर से दूज की रात थी, लेकिन निःशब्द शांति के बीच कुछ था जो रुद्रा को परेशान कर रहा था। रुद्रा अपने मन में सोचते हुए बोली, कहीं मैंने मालिनी को आजाद छोड़कर गलत तो नहीं कर दिया। उस दिन के बाद मालिनी कहां गायब हो गई? उधर शिप्रा के घर में
शिप्रा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ अपने मन में बोली, उस जंगल वाली घटना के बाद तान्या के पापा ने यहां से ट्रांसफर ले लिया। तब से मैं कितनी अकेली हो गई हूं। पापा और दादाजी भी उसके बाद से जाने क्यों चुप चुप से रहने लगे हैं। आज बुआ दादी के आने से घर में कुछ दिनों तक रौनक रहेगी। शिप्रा की बुआ दादी यानी शिप्रा के दादाजी भूदेव ठाकुर की छोटी बहन राजलक्ष्मी आज यूएसए से वर्षों बाद आई है। शिप्रा अपनी बुआ दादी को देख खुश हो बोली, बुआ दादी अच्छा हुआ आप आ गई, हम लोगों की लाइफ में कुछ मजा ही नहीं रह गया था। राजलक्ष्मी बोली, तू चिंता मत कर, अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। लेकिन ये बता, तू अपना ध्यान नहीं रखती क्या? तू इतनी दुबली कैसे हो गई? शिप्रा उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, अरे बुआ दादी, आजकल यही फैशन तो ट्रेंड कर रही है, स्लिम ट्रिम फिट एंड फाइन। राजलक्ष्मी चिंता में बोली, इस परिवार पर जो अभिशाप है उस वजह से मुझे तेरी चिंता होती रहती है। शिप्रा चौंक कर बोली, अभिशाप? कैसा अभिशाप बुआ दादी? राजलक्ष्मी दुख से बोली, तेरी दादी और तेरी माँ कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस परिवार की औरतें असमय ही मौत का शिकार हो जाती हैं। इसलिए भैया ने मेरी शादी 7 समंदर पार अमेरिका में करवाई ताकि मैं इस पारिवारिक अभिशाप से बच जाऊं। शिप्रा हैरानी से बोली, बुआ दादी, क्या ये सब सच है? राजलक्ष्मी बोली, हाँ, 7 समंदर पार अभिशाप और काली शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और बचे रहने के लिए मैंने तंत्र साधना में भी महारत हासिल कर ली। बुआ दादी की बातों से शिप्रा को जंगल वाली घटना याद आ गई और वह डर से चीख पड़ी। नहीं। राजलक्ष्मी शिप्रा को डरता देख बोली, डर मत मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सबसे पहले फ्रेश होकर ध्यान लगाती हूँ। शिप्रा के डर ने राजलक्ष्मी को भी डरा दिया था, इसलिए वह तुरंत फ्रेश होकर पूजा के कमरे में जा ध्यान मग्न हो गई और थोड़ी देर बाद वह गहरी चिंता में थी। राजलक्ष्मी सोचते हुए अपने मन में बोली, ध्यान की अवस्था में मुझे इस घर के ऊपर किसी काली शक्ति का साया नजर आया है। राजलक्ष्मी को ध्यान के बाद चुपचाप कुछ सोचते देख शिप्रा घबरा गई। शिप्रा राजलक्ष्मी से बोली, बुआ दादी, आप क्या सोचने लगी? राजलक्ष्मी ने शिप्रा के सवाल को टालने के लिए बात बदल दी। अरे बिटिया, कुछ नहीं, मैं तो सोच रही थी कि तेरे दादाजी यानी मेरे प्यारे भैया कहीं नजर नहीं आ रहे। तभी शिप्रा के पापा जय सिंह ठाकुर कमरे में दाखिल हुए। उनके मुंह से निकला, उफ। राजलक्ष्मी जय सिंह को देख बोली, तुझे गाड़ी पार्क करने में इतना समय क्यों लगा? जय सिंह बोले, एक काली बिल्ली गराज में बैठी हुई थी जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिप्रा अपने पापा की बात सुन चौंक कर बोली, काली बिल्ली? कहीं फिर से? तभी वहां दीवार पर टंगी हुई घड़ी गिर गई। जय सिंह टूटी घड़ी को देख बोले, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? राजलक्ष्मी बोली, उफ। राजलक्ष्मी टूटी हुई घड़ी को देखकर सन्न रह गई। राजलक्ष्मी घड़ी को देख बोली, ये घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? जय सिंह बोले, सुबह तक तो ये घड़ी ठीक चल रही थी। राजलक्ष्मी परेशानी में बोली, घड़ी का उल्टा चलना तो अपशकुन है, मतलब इस परिवार में पुराने समय की कोई घटना फिर से घटित होने वाली है। राजलक्ष्मी सोचते हुए अपने मन में बोली, शिप्रा, मुझे शिप्रा को हर हाल में बचाना होगा। फिर अचानक ही राजलक्ष्मी ने पूछा, भैया कहाँ है? जय सिंह राजलक्ष्मी के सवाल पर बोले, पिताजी सुबह से ही ब्रश और कैनवस लेकर लाइब्रेरी में बंद हैं। उन्होंने किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना किया है। राजलक्ष्मी जय सिंह की बात सुन परेशानी में बोली, क्या फिर से? नहीं, ये नहीं हो सकता। शिप्रा राजलक्ष्मी को परेशान देख बोली, क्या हुआ बुआ दादी? शिप्रा के डर को शांत करने के लिए राजलक्ष्मी ने उससे चाय बनाकर लाने को कहा ताकि उसे सब कुछ नॉर्मल लगे। कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जाके मेरे लिए गर्म गर्म चाय बना दे। अचानक मुझे कुछ सिहरन सी महसूस हो रही है। शिप्रा बोली, जी बुआ दादी। शिप्रा के वहां से जाने के बाद राजलक्ष्मी परेशानी में अपने मन में बोली, मेरा शक सही निकला, मुझे इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। जय सिंह राजलक्ष्मी को परेशान देख सोचते हुए अपने मन में बोले, आखिर बुआ के चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों? लगता है बुआ कोई ऐसी बात जानती है जो मुझे नहीं पता। देखते ही देखते मौसम बदल चुका था और सूरज को काले बादल ढकते जा रहे थे।
शिप्रा के दादा भूदेव ठाकुर बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। हाथ पर मेरा वश क्यों नहीं है? मैं क्या बनाना चाहता था और क्या बन रहा है? फिर से यह सब क्यों? दादाजी अपने हाथ में ब्रश पकड़े कैनवस पर कुछ बनाते हुए अपने मन में बोले। और कुछ देर बाद, ये मैंने क्या बना डाला? नहीं, ये नहीं हो सकता। दादाजी अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देख घबराकर बोले। दादाजी वहीं पर बैठ परेशानी में अपने मन में बोले, मैं और मेरा परिवार इस शाप से मुक्त हो गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह शाप फिर से वापस आ जाएगा। मैं इस पेंटिंग को अभी ढक देता हूं। सबके सो जाने के बाद इसे नदी में फेंक आऊंगा। लेकिन घर वालों को तब तक मैं क्या बताऊंगा? आज मेरी बहन राजलक्ष्मी अमेरिका से आने वाली है और आज ही यह सब होना था। बुआ, आपके माथे पर परेशानी की लकीरें ऐसे ही नहीं आ सकती। क्या बात है? बताइए मुझे। जय सिंह से अब रहा नहीं गया और उन्होंने राजलक्ष्मी से पूछ ही लिया। राजलक्ष्मी जय सिंह के सवाल पर बोली, ये एक ऐसा अभिशाप है जो जाने अनजाने हमारे परिवार पर आ गया था और इसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया था। तभी शिप्रा वहां चाय लेकर आ गई और अभिशाप की बात सुनकर उसके हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया। कैसा अभिशाप बुआ दादी? शिप्रा ने हैरानी से पूछा। राजलक्ष्मी शिप्रा के सवाल पर बात टालते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, तुझे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस घर पर कोई काल का साया होगा तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। जय सिंह राजलक्ष्मी की बातें सुन बोले, सारी बातें शिप्रा को भी जान लेने दीजिए बुआ। किसी समस्या से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय है उस समस्या को पूरी तरह से जान लेना। राजलक्ष्मी बोली, तो सुनो, मेरे पिताजी ने एक बड़ी सी हवेली खरीदी थी। महुआ और अमलतास के पेड़ों के बीच बनी उस हवेली में हम बहुत खुश थे। उस साल क्रिसमस वेकेशन में हम राजस्थान घूमने गए। छोटे भूदेव बोला, पिताजी, राजस्थान तो बहुत सुंदर जगह है। पिताजी बोले, हाँ भूदेव, तुमने सही कहा। छोटी राजलक्ष्मी बोली, पिताजी, हमें और किसी जगह ले चलो ना। राजलक्ष्मी की बात सुन भूदेव के पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, जरूर राजलक्ष्मी, हम कल अलवर के लिए निकलेंगे और वहां हम प्रसिद्ध भानगढ़ का किला देखेंगे। भूदेव के पिताजी की बात सुन भूदेव की माँ बोली, सुना है वो किला अभिशापित है, वहां भूत प्रेतों का वास है, वहां जाना ठीक रहेगा क्या? भूदेव के पिताजी बोले, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और एक दिन के बाद हम भानगढ़ के किले में थे। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमारे साथ चल रही माँ के चेहरे पर खौफ और चिंता छाई हुई थी। भूदेव की माँ बोली, जाने क्यों मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। भूदेव की माँ की बात सुन भूदेव के पिताजी बोले, तुम्हारे मन पर अंधविश्वास का साया है, इसलिए अभी तो आए हैं, पहले थोड़ा घूम लें फिर चलेंगे। तभी भूदेव को किसी ने पुकारा, भूदेव, भूदेव। हमने आवाज की दिशा में दिखा तो एक अजीब सा दिखने वाला आदमी हमें देख रहा था और भूदेव को बुला रहा था। वह आदमी बोला, आओ भूदेव, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। उस व्यक्ति ने जैसे भूदेव को सम्मोहित कर दिया हो, भूदेव उसकी तरफ खींचे हुए चले गए। वह आदमी बोला, भूदेव, यहां बैठो, मेरे दिए उपहार से तुम कुछ अनोखा कर पाओगे। क्या तुम्हें यह उपहार चाहिए? भूदेव सम्मोहन में जल्दी बोला, हाँ हाँ, ये लो पेंटिंग ब्रश, तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है ना? उसने भूदेव को एक पेंटिंग ब्रश दिया। भूदेव ने उसके सवाल पर कहा, हाँ, लेकिन तुम वादा करो कि चाहे जो हो जाए तुम कभी पेंटिंग बनाना बंद नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूं, भूदेव बोला। तभी एक टूरिस्ट भूदेव की मां से बातचीत में व्यस्त भूदेव के पिताजी के पास आए और भूदेव की तरफ इशारा कर कहा, भाई साहब, वह क्या आपका बेटा है? बड़ी अजीब दशा में वहां अकेला बैठा कुछ बड़बड़ा रहा है। भूदेव के पिताजी ने भूदेव की तरफ देख उस टूरिस्ट से कहा, अरे हाँ हाँ भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्र है। तब से कई लोगों से इस बच्चे के बारे में पूछा चुका हूं। आप लोग इसे लेकर जल्दी यहां से जाए, ये जगह अच्छी नहीं है। वह टूरिस्ट चैन की सांस ले बोला, मैं उस समय माँ पिताजी को सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन वे काफी घबराए हुए थे। मैं तब समझ नहीं पाई कि वह अजीब आदमी क्यों केवल मुझे और भूदेव को दिखा था। भूदेव, मेरा बच्चा। भूदेव की माँ भूदेव के पास जाते हुए उसे पुकारने लगी। भूदेव की माँ ने जैसे ही जाकर भूदेव को छुआ, वह चौंक गया।
भूदेव की मां चौंक कर बोली, ये क्या? इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। भूदेव के हाथ में पेंटिंग ब्रश देखकर भूदेव के पिताजी चौंक गए थे और उनसे वह ब्रश छीनकर फेंकना चाहते थे। भूदेव के पिताजी चौंक कर बोले, इसके हाथ में यह क्या है? लेकिन भूदेव ने बुखार में भी उसे किसी को छूने नहीं दिया। फिर भूदेव अगले कई दिनों तक बुखार में पड़े रहे। हमने मंदिर मंदिर मन्नतें मांगी, कई डॉक्टर्स को दिखाया, तब जाकर भूदेव ठीक हुआ। लेकिन वह बहुत बदल गया था। वह हमेशा गुमसुम रहने लगा था। वह हमेशा अपने उस ब्रश से ही खेलते रहता जो भानगढ़ के किले से उसके साथ था। वह ब्रश हमेशा उसके पास होता था। एक बार बहुत दिनों के बाद भूदेव बहुत खुश था और अपने पेंटिंग किट के साथ उसी ब्रश से कोई पेंटिंग बना रहा था। भूदेव की बनाई पेंटिंग देख सब बोले। भूदेव की मां बोली, है ये क्या? राजलक्ष्मी बोली, भैया। भूदेव के पिताजी बोले, भूदेव ये क्या? भैया की बनाई हुई पेंटिंग लाजवाब थी, लेकिन उन्होंने जो बनाया था उसे देखकर हम सभी शॉक्ड थे। इतनी बात बताकर राजलक्ष्मी कुछ मिनट के लिए खामोश हो गई और अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वह काफी उत्तेजित और चिंतित दिखाई देने लगी। नहीं, राजलक्ष्मी घबरा कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ, मैं कहती हूं, रुको अभी। जयसिंह राजलक्ष्मी को ऐसे देख बोले, बुआ क्या हुआ? शिप्रा भी राजलक्ष्मी को ऐसे देख डर कर बोली, बुआ दादी नहीं। अचानक राजलक्ष्मी के इस बदले रूप ने जयसिंह और शिप्रा को बुरी तरह से डरा दिया। ऐसा कुछ इस घर में अभी अभी घट चुका है जो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। राजलक्ष्मी परेशानी में बोली। जयसिंह राजलक्ष्मी की बात सुन बोले, बुआ क्या आपका इशारा पापा की पेंटिंग की तरफ है? राजलक्ष्मी बोली, हाँ जय, तुम ठीक समझे। शिप्रा बोली, क्या हम उस पेंटिंग को नष्ट कर सकते हैं बुआ दादी? हम अब कुछ नहीं कर सकते मेरी बच्ची। भैया भी अगर चाहें तब वे भी कुछ नहीं कर सकते। राजलक्ष्मी शिप्रा की बात पर बोली। जयसिंह बोले, बुआ जब हम कुछ नहीं कर सकते अभी तो आगे जो होगा वह देखा जाएगा। शिप्रा बोली, हाँ बुआ दादी, आप प्लीज दादाजी के बचपन की कहानी आगे सुनाइए ना। राजलक्ष्मी बोली, ठीक है सुनाती हूँ। भैया ने जो पेंटिंग बनाई थी वह एकदम अजीब थी। महुआ के पेड़ों पर लटकी हुई पायलें और फांसी लगाकर लटके हुए कुछ लोग। भूदेव की मां उस पेंटिंग को देख हैरानी से बोली, ये क्या बनाया तूने भूदेव? भूदेव उसकी मां की बात सुन बोला, मैंने नहीं बनाया मां, ये तो। चुप कर नालायक, जो मन में आए बोलता रहता है। पर भूदेव की पूरी बात सुने बिना उस दिन भूदेव के पिताजी ने उसे डांट दिया। फिर अगले दिन ही हमारे घर के सामने के पेड़ पर पायलें लटकी हुई दिखी। भूदेव की मां घबरा कर बोली, अरे देखो, ये पायलें तो ऐसे ही लटक रही हैं जैसी भूदेव की पेंटिंग में हैं। किसी ने भूदेव की पेंटिंग देखकर यह शरारत की होगी। तुम कहाँ किस अंधविश्वास में पड़ी हो? लेकिन भूदेव के पिताजी उसे सच मानने को तैयार नहीं हुए और भूदेव की मां को हमेशा की तरह अंधविश्वास कहा। लेकिन फिर पेंटिंग की तरह ही हर दूज की रात घर के लोगों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ। भूदेव के पापा ने इसे भी एक संयोग ही माना। फिर कुछ दिनों के बाद भूदेव ने एक और पेंटिंग बनाई। उसे केवल राजलक्ष्मी देख पाई थी, क्योंकि फिर भूदेव ने उस पेंटिंग को छुपा दिया था। भूदेव ने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी तुम इस पेंटिंग के बारे में किसी को मत बताना। राजलक्ष्मी भूदेव की बात पर बोली, पर भैया। तभी भूदेव का चेहरा एकदम से बदल गया और राजलक्ष्मी की चीख निकलते निकलते रह गई। ठीक है भैया, नहीं बताऊंगी। राजलक्ष्मी भूदेव का चेहरा देख डर से बोली। उस दिन हवेली में पार्टी थी और सभी बहुत खुश थे। तभी भूदेव की मां ने भूदेव को पार्टी छोड़कर बाहर जाते हुए देखा। भूदेव की मां बोली, अरे ये भूदेव कहाँ जा रहा है? भूदेव बाहर अमलतास के पेड़ के नीचे खड़े थे। भूदेव की मां ने भूदेव की तरफ देख कहा, भूदेव इतनी रात को तू अकेले यहाँ क्यों खड़ा है? चल अंदर चल। लेकिन भूदेव का चेहरा बदल चुका था और उसकी आंखों में वहशियत थी। भूदेव की मां के पीछे पीछे राजलक्ष्मी भी बाहर आ गई थी और सब कुछ देख सुन रही थी। भूदेव का ऐसा चेहरा देख राजलक्ष्मी और भूदेव की मां जोर से चीख पड़े, भैया नहीं भूदेव। चलती हुई पार्टी रुक गई और सभी बाहर आ गए। भूदेव के पापा बोले, क्या हुआ?
भूदेव की मां ने डर कर कहा। वो भूदेव को दे। देखो। भूदेव के पापा ने भूदेव की तरफ देखा तो वह सामान्य था और अमलतास के पेड़ के नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। भूदेव के पापा ने फिर भूदेव की मां को देखते हुए कहा, क्या हुआ भूदेव को? वह तो ठीक है। भूदेव की मां डर और हैरानी से भूदेव को देख बोली। पर अभी भूदेव के पापा भूदेव के पास जा बोले, क्या हुआ भूदेव, तुम पार्टी छोड़कर बाहर क्यों आ गए? भूदेव बोला, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ी सी घुटन सी हुई तो सोचा बाहर की खुली हवा में आ जाऊं। भूदेव की इस बात से सभी निश्चिंत हो गए और पार्टी फिर से शुरू हो गई। लेकिन राजलक्ष्मी और भूदेव की मां पहले की तरह ही डरे हुए थे और अगली सुबह मां की लाश हमें उसी अम्लतास के पेड़ से लटकती मिली। हम सब पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई थी। राजलक्ष्मी रोते हुए बोली, पापा, मुझे मां की बहुत याद आ रही है। मां को वापस ले आइए ना पापा। भूदेव के पापा राजलक्ष्मी की बात सुन रुंधे गले से बोले, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता बेटा, चुप हो जाओ। भूदेव भी रोते हुए बोला, मां हमें छोड़कर क्यों चली गई पिताजी? भैया फिर से गुमसुम रहने लगे। पापा ने उनके लिए बहुत सी चीजें खरीदी, लेकिन भैया की उदासी दूर नहीं हुई। फिर पापा ने मुझसे बात की, राजलक्ष्मी, क्या तुम जानती हो भूदेव का वो ब्रश कहाँ है जो उसे भानगढ़ के किले में मिला था? राजलक्ष्मी बोली, हाँ पिताजी जानती हूँ, लेकिन क्यों? भूदेव के पापा बोले, याद है पिछली बार जब भूदेव ने चुप्पी साध ली थी तब उस पेंटिंग ब्रश से पेंटिंग बनाकर वह बहुत खुश हुआ था और उसके बाद उसका व्यवहार भी सामान्य हो गया था। राजलक्ष्मी डरते हुए बोली, भैया ने उसके बाद एक और पेंटिंग बनाई है, पग पर मुझे बताते हुए डर लग रहा है। राजलक्ष्मी की बात सुन भूदेव के पापा मुस्कुरा कर बोले, डरो मत बेटा, बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राजलक्ष्मी बोली, भैया ने वह पेंटिंग अपनी किताबों की अलमारी में छुपा रखी है। पिताजी को भैया की अलमारी से वह पेंटिंग मिल गई और उसे देखकर वे सकते में आ गए, क्योंकि मां जिस हालत में अमलतास के पेड़ से लटकी मिली थी वह पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही थी। यहां तक कि मां के कपड़ों का रंग भी समान था। भूदेव के पापा चौंक कर बोले, ओह, लेकिन ये कैसे संभव है? राजलक्ष्मी मासूमियत से बोली, पापा, आप भैया को डांटेंगे तो नहीं ना? भूदेव के पापा बोले, नहीं बेटा, पर विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? राजलक्ष्मी बोली, पापा, इसमें जरूर कोई रहस्य है। मुझे इस संबंध में भूदेव से बात करनी होगी। भूदेव के पापा सोचते हुए अपने मन में बोले, लेकिन जब पिताजी ने भैया से पेंटिंग के बारे में पूछा तो भूदेव बोला, नहीं पापा, मैंने ये पेंटिंग नहीं बनाई। भूदेव के पापा बोले, लेकिन भूदेव, राजलक्ष्मी ने तुम्हें यह पेंटिंग बनाते हुए देखा था। भैया को उस पेंटिंग के बारे में कुछ याद नहीं था। भूदेव बोला, पापा, सच में मुझे कुछ याद नहीं, मैंने ये पेंटिंग नहीं बनाई। भूदेव के पापा भूदेव की बात सुन अपने मन में बोले, भूदेव के दिमाग पर ज्यादा जोर देना ठीक नहीं, इसकी हालत बिगड़ सकती है। फिर भूदेव के पापा भूदेव से मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं भूदेव, चुप हो जाओ। शाम को मैं तुम दोनों को तुम्हारी नानी माँ के घर ले चलूंगा। और उस शाम हम अपनी नानी माँ के घर पर थे। नानी माँ मुस्कुराते हुए राजलक्ष्मी और भूदेव को देख बोली, आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम दोनों को अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। नानी माँ उदासी से भूदेव के पापा से बोली, उस हादसे के बाद बच्चों को माँ के प्यार की जरूरत है, इन्हें अब मेरे पास रहने दो। भूदेव के पापा नानी माँ की बात सुन फीकी मुस्कान से बोले, जी, जैसा आप उचित समझें, मैं हर दूसरे दिन आता जाता रहूंगा। भूदेव के पापा सोचते हुए अपने मन में बोले, बच्चे यहां रहेंगे तो उन्हें दुख से निकालना आसान होगा। इस बीच मैं उस पेंटिंग ब्रश और दोनों पेंटिंग्स को भी कहीं फेंक दूंगा। वापस घर आकर पिताजी ने पहला काम उन दोनों पेंटिंग्स और उस पेंटिंग ब्रश को फेंकने का किया। भूदेव के पापा सुकून की मुस्कान से बोले, मैंने यमुना के बीचों बीच उन पेंटिंग्स और उस पेंटिंग ब्रश को विसर्जित कर दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कह राजलक्ष्मी चुप हो गई। फिर कुछ मिनट बाद राजलक्ष्मी बोली, तो ये थी हमारे बचपन की कहानी और अभिशाप का इतिहास। पर जयसिंह बुरी तरह से चौंक गए। जयसिंह चौंक कर बोले,
लेकिन बुआ, पापा ने उस हवेली की कहानी मुझे अलग क्यों बताई? और दादी की मृत्यु के बाद क्या आप सबने हवेली छोड़ दी थी? और शिप्रा को अपने साथ हुई घटना को समझने का एक नया नजरिया मिल गया। शिप्रा सोचते हुए अपने मन में बोली, रेखा ने भी यह बताया था कि जब आपके दादाजी छोटे थे तब, तो क्या उस जंगल वाली घटना से सारी कड़ियां जुड़ी हुई है? उधर बंद लाइब्रेरी में भूदेव ठाकुर यानी शिप्रा के दादाजी काफी परेशान थे। दादाजी परेशानी में अपने मन में बोले, मुझे इस पेंटिंग को अभी कहीं छुपाना ही होगा, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उधर जयसिंह परेशानी में राजलक्ष्मी से बोले, बुआ, आप चुप क्यों हैं? अगर आपकी बताई बातें सच है तो पापा ने मुझे अलग तरह की बात क्यों बताई? राजलक्ष्मी बोली, जय, हो सकता है भैया इस बात को पूरा बताकर तुम्हें चिंतित ना करना चाहते हो। राजलक्ष्मी की बात सुन जयसिंह बोले, अच्छा, दादी की मृत्यु के बाद क्या आप सबने हवेली छोड़ दी थी? राजलक्ष्मी बोली, हाँ, हम सब इस घर में आ गए थे। तुम एक बार इस बारे में आराम से भैया से भी बात कर लेना। ठीक है बुआ, लेकिन अभी पापा को कमरे से निकालना होगा, नहीं तो। जयसिंह बोले। तभी वहां पर शिप्रा आकर बोली, बुआ, खाना तैयार हो गया है, आप और पापा चलिए, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। राजलक्ष्मी शिप्रा की बात पर बोली, ठीक है मेरी बच्ची। शिप्रा ने जाकर लाइब्रेरी का दरवाजा खटखटाया, जिसके अंदर उसके दादाजी थे। शिप्रा दरवाजा खटखटाते हुए बोली, दादाजी, बाहर आ जाइए। बुआ, दादी आ गई हैं। हाँ, आता हूँ। अंदर से दादाजी बोले। कमरे के अंदर भूदेव ठाकुर परेशान बैठे थे। दादाजी अपने मन में बोले, पेंटिंग तो मैंने छुपा दी है, अब मुझे बाहर जाकर सब कुछ सामान्य होने का अभिनय करना होगा। दादाजी बाहर आ मुस्कुराते हुए शिप्रा से बोले, हे, मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गया था। शिप्रा दादाजी की बात सुन बोली, ओह, हमें लगा कि आप। खैर, बुआ दादी खाने के टेबल पर आपका इंतजार कर रही है। दादाजी बोले, हाँ, चलो। डाइनिंग टेबल पर भूदेव ठाकुर जय और राजलक्ष्मी को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे कि बंद कमरे में वे कोई पेंटिंग नहीं बना रहे थे, बल्कि वे सो रहे थे। लेकिन शिप्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि भूदेव ठाकुर अंदर सो रहे थे। शिप्रा सोचते हुए अपने मन में बोली, दादाजी ने जब कमरा खोला तब पेंट की गंध मैंने महसूस की थी। फिर दादाजी झूठ क्यों बोल रहे हैं? रात में जब खाना खाकर सब सोने चले गए तब दादाजी अपने कमरे में परेशानी से टहलते हुए अपने मन में बोले, उस अभिशाप की पुनरावृत्ति होने से पहले मुझे अनहोनी को रोकने के लिए काफी कुछ करना होगा। सबसे पहले पेंटिंग और ब्रश को ठिकाने लगा देता हूँ। उधर शिप्रा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी वह चौंक कर बैठ गई। दादाजी के कमरे से ये कुछ आवाजें क्यों आ रही हैं? शिप्रा अपने मन में बोली। उधर दादाजी अपने कमरे से पेंटिंग लेकर बाहर जाने वाले ही थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो भूदेव? अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम इस खेल के सबसे बड़े मोहरे हो। दादाजी उस आवाज को सुन डर से हकलाते हुए बोले, तुम का कौन हो? शिप्रा को केवल दादाजी की डरी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी और वह चौंक कर बेड पर बैठ गई। शिप्रा घबरा कर बोली, ये तो दादाजी की आवाज है। उधर दादाजी के कमरे में फिर से वो डरावनी आवाज आई, अगर तुमने मेरा काम खराब करने की कोशिश की तो मैं सर्वनाश कर दूंगी। दादाजी डर से चिल्लाए। नहीं, शिप्रा अपने मन में बोली, मुझे दादाजी के कमरे में जाकर देखना होगा कि क्या हुआ। दादाजी के चीखने की आवाज सुनकर शिप्रा अपने कमरे से निकलकर दादाजी के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही शिप्रा अपने कमरे से निकलकर दादाजी के कमरे में जाने लगी, कॉरिडोर की खिड़की से उसे कोई घूरता नजर आया और वह जोरों से चीख पड़ी, पापा बचाओ। शिप्रा की चिल्लाने की आवाज से जयसिंह की नींद खुल गई और वे घबराए हुए से कॉरिडोर में आए। जयसिंह घबरा कर बोले, क्या हुआ शिप्रा बेटा? शिप्रा डर से बोली, पापा एम। मैं दादाजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके कमरे की तरफ जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वहां उस खिड़की से कोई मुझे घूर रहा है। जय सिंह ने खिड़की की तरफ देखा तो उन्हें कोई नहीं देखा। जय सिंह शिप्रा से बोले, पर वहां तो कोई नहीं है। चलो पापा के कमरे में चलकर देखते हैं,
वे दोनों जब भूदेव ठाकुर के कमरे में पहुंचे तो वे बदहवास से खड़े थे और उनके हाथ से छूटकर पेंटिंग नीचे गिरी हुई थी। शिप्रा ने जल्दी से पेंटिंग उठा ली और शिप्रा जयसिंह को पेंटिंग दिखाते हुए बोली, पापा, दादाजी ने ये पेंटिंग बनाई है। जयसिंह पेंटिंग देख बोले, ये तो वही है जो जंगल में। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक, शिप्रा परेशानी में बोली, शायद वही दरवाजे पर है। शिप्रा को परेशान हालत में देखकर जयसिंह का खून खौल उठा। जयसिंह गुस्से में बोले, वो जो भी है, ही विल बी किल्ड। तुम यहीं रुको। जयसिंह ने सावधानी से दरवाजा खोला और सामने खड़े आदमी पर अपनी गन तान दी। हैंड्स अप। दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स घबरा कर बोला, अरे ठाकुर साहब, मैं इंस्पेक्टर सक्सेना। जयसिंह अपनी गन नीचे कर बोले, ओह, मुझे लगा आप अभी इस वक्त। इंस्पेक्टर सक्सेना ने जयसिंह के सवाल पर कहा, मैं पेट्रोलिंग करते हुए इधर से गुजर रहा था, तभी किसी को आपके घर में ताक झांक करते देखा तो आपको अलर्ट करने आ गया। जयसिंह इंस्पेक्टर सक्सेना की बात सुन मुस्कुराकर बोले, अच्छा, आइए, अंदर आइए ना। इंस्पेक्टर की बात सुन जयसिंह ने सबसे पहले शिप्रा को आवाज दी ताकि उसका डर खत्म हो जाए। शिप्रा, आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ये इंस्पेक्टर सक्सेना है। शिप्रा जयसिंह की बात सुन चैन की सांस ले बोली, ओह, मैं तो बेवजह ही डर रही थी। लिविंग रूम में आते ही शिप्रा की नजर इंस्पेक्टर सक्सेना पर पड़ी, जो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही शिप्रा सुखद आश्चर्य से भर गई। शिप्रा खुशी से बोली, अरे सिड, तुम? जयसिंह असमंजस में बोले, सिड? मैं समझा नहीं। शिप्रा जयसिंह की बात पर बोली, पापा, ये मेरे कॉलेज का दोस्त सिद्धार्थ सक्सेना है। शिप्रा फिर सिद्धार्थ की तरफ देख मुस्कुराकर बोली, सिड, बैठो ना और बताओ कैसे हो। कॉलेज के फ्रेंड से मुलाकात होती है क्या? सिद्धार्थ सोफे पर बैठ बोला, कहाँ मिल पाता हूं किसी से, तुमसे ही आज अचानक मिला हूं। तान्या कैसी है? अभी शिप्रा कुछ कह पाती तभी शोरगुल के कारण जगकर राजलक्ष्मी वहां आ गई। राजलक्ष्मी हैरानी से सिद्धार्थ को देख बोली, अरे, इतनी रात गए, ये इंस्पेक्टर यहां कैसे? क्या हुआ? तभी शिप्रा की नजर लिविंग रूम की खिड़की पर गई। वहां खड़ा एक साया उसे घूरे जा रहा था। शिप्रा डर से बोली, वहां से मुझे कोई घूरे जा रहा है। इस बार घूरने वाले साये को इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने देख लिया और वह तेजी से उठकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिद्धार्थ बोला, अरे, इतनी जल्दी वह भाग कैसे सकता है? मैंने तो आसपास की सारी जगहों पर भी देख लिया। तभी शिप्रा के पापा भी बाहर आ गए। जयसिंह बोले, क्या हुआ सिद्धार्थ? कौन था वह? सिद्धार्थ जयसिंह की बात पर बोला, पता नहीं चला, अचानक न जाने कहां गायब हो गया। जयसिंह ने एक लंबी सांस लेते हुए दुखी स्वर में कहा, आओ अंदर चलते हैं, कोई दिखाई नहीं देगा। वह अभिशाप वापस आ गया है। सिद्धार्थ असमंजस में बोला, लेकिन क्यों? कैसा अभिशाप? शोर शराबा सुनकर दादाजी भी वहां आ चुके थे। दादाजी परेशानी में बोले, सब मेरी गलती है, मैंने नहीं चाहते हुए भी उस पेंटिंग को बनाए। राजलक्ष्मी पेंटिंग का जिक्र सुन जयसिंह से पूछा, कौन सी पेंटिंग? क्या बात है जय, मुझे बताओ। राजलक्ष्मी के सवाल पर सिद्धार्थ भी बोला, हाँ, क्या बात है, मुझे भी यह पहेली समझ नहीं आ रही। जयसिंह ने जंगल में शिप्रा और तान्या के साथ घटित हुई घटना बताना शुरू किया। तो सुनिए, 3 साल पहले की बात है और पूरी बात बताते बताते रात सुबह में बदल गई। जयसिंह की बात खत्म होते ही दादाजी परेशानी में बोले, आज मैंने उस तनिष्क की पेंटिंग बनाई है जो कभी अरुंधति से शादी करना चाहता था। शिप्रा बोली, इसका मतलब उसकी आत्मा रुद्रा की कैद से आजाद हो गई है। दादाजी बोले, रुद्रा ने मालिनी को कैद नहीं किया था, अब मालिनी और तनिष्क साथ साथ हैं। राजलक्ष्मी उन सब की बातें सुन बोली, इतना सब कुछ हो गया और आप लोग मुझे अब बता रहे हो? जयसिंह बोले, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। सिद्धार्थ उनकी बातें सुन सोफे से खड़े हो बोला, मैंने कभी ऐसी अनोखी घटना के बारे में नहीं सुना। खैर, जो भी हो, अंकल आप थाने चलकर FIR लिखवा दें। जयसिंह भी खड़े हो बोले, ठीक है सिद्धार्थ, तुम चलो, मैं भी फ्रेश होकर पहुंचता हूं। सिद्धार्थ मुस्कुराकर शिप्रा की तरफ देख बोला, बाय शिप्रा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अपना ख्याल रखना। शिप्रा भी मुस्कुराकर बोली,
ओके सिड, बाय। दोपहर में शिप्रा ने फिर अपनी बुआ दादी को घेरा। शिप्रा राजलक्ष्मी से बोली, बुआ दादी, मुझे दादाजी के पास्ट की पूरी बात जाननी है, प्लीज बताइए ना। राजलक्ष्मी बोली, हाँ बेटा सुनो, शायद पूरी जानकारी से ही कड़ियां जुड़े और इस अभिशाप से मुक्ति संभव हो पाए। शादी के बाद भैया और भाभी बहुत खुश थे क्योंकि उनका यह प्रेम विवाह था जिसे पापा ने सहर्ष स्वीकार था। लेकिन भैया से शादी के कुछ दिनों के बाद ही रमा भाभी को भैया के पेंटिंग वाले रहस्य का पता चल गया और फिर इससे जुड़े अभिशाप का भी। रमा गुस्से में बोली, मुझसे ये सारी बातें छुपाकर शादी क्यों की गई? भूदेव बोला, घर में सबने ऐसा ही करने को कहा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे माफ कर दो। और फिर उसी शाम रमा बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अगर 1 महीने के अंदर वापस नहीं आई तो मुझे भूल जाना। भूदेव रमा की बात सुन उसे रोकते हुए बोला, रमा प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत करो। लेकिन भाभी चली गई और उन्होंने अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता दिया। रमा की माँ रोते हुए बोली, तभी मुझे शक हो रहा था कि अपने से नीची जाति का होने पर भी उन लोगों ने क्यों इतने धूमधाम से शादी की। रमा के पापा बोले, तुम चुप रहो जी, अब इस बात को लेकर रोने से कुछ नहीं होने वाल, हमें इसका कोई तोड़ खोजना होगा। रमा की माँ बोली, मैं तो कहती हूँ तलाक करवा दो, अपनी रमा पढ़ी लिखी है, जाने किस्मत की मारी कैसे वहां फंस गई। रमा अपनी माँ की बात सुन बोली, माँ बस करो, पापा ठीक कह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं पापा। रमा के पापा बोले, मैं कलकत्ता जाकर कालीबाड़ी के बड़े पुजारी जी से मिलता हूँ और कोई उपाय पूछता हूँ। फिर भाभी के पापा कालीबाड़ी के पुजारी से मिलने कलकत्ता गए। रमा के पापा पुजारी से बोले, पुजारी जी, मैंने अपनी सारी परेशानी बता दी है, अब इससे छुटकारे का कोई उपाय आप बताइए, बहुत आस लेकर आया हूँ। पुजारी बोले, उपाय तो कठिन है, क्या तुम कर सकोगे? रमा के पापा बोले, हाँ बाबा, कुछ भी करूंगा, मेरी बेटी के जीवन की बात है। पुजारी बोले, तो सुनो, माँ कामाख्या के मंदिर के पास नीलांचल की पहाड़ियों के बीचों बीच एक गुफा में बड़े सिद्ध अघोरी काली बाबा रहते हैं। रमा के पापा पुजारी की बात पर बोले, मैं चला जाऊंगा बाबा, लेकिन गुफा की पहचान और रास्ता क्या होगा इसके बारे में बताइए। पुजारी बोले, अकेले नहीं, बिटिया को लेकर जाना, अपने तक भक्तों को पहुंचने का रास्ता काली बाबा खुद बताते हैं, तुम बस मन में विश्वास रख यात्रा शुरू करो। जी बाबा, रमा के पापा बोले। फिर भाभी और उनके पापा कामाख्या मंदिर पहुंचे। माँ कामाख्या का दर्शन कर वे इधर उधर देखते हुए सोच रहे थे कि अब इधर से कहाँ जाएं। रमा खुद में बोली, समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। लगता है मेरी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तभी एक 5 साल की बच्ची आई और बोली, एकता कोई रास्ता पकड़कर चलती जाओ, बाबा मिल जाएगा। भाभी ने उस बच्ची से कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक वह बच्ची गायब हो चुकी थी। रमा असमंजस में बोली, अरे कहाँ गई वह बच्ची? रमा के पापा मुस्कुराकर बोले, बेटा, माँ कामाख्या का निर्देश मिल गया, अब चलो, हम बाबा के पास जरूर पहुंचेंगे। जी पापा, रमा बोली। लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं थी। चलते चलते सुबह से रात हो गई और उन्हें तब तक कोई गुफा नजर नहीं आई। रमा थकी हुई आवाज में बोली, पापा, अब चला नहीं जा रहा, बहुत थक गई हूं, भूख और प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। रमा के पापा भी थकी हुई आवाज में बोले, हाँ बेटा, यहीं बैठते हैं, सुबह फिर बाबा की गुफा की खोज में चलेंगे, मेरा भी भूख प्यास से ऐसा ही हाल है। रमा थकावट में बोली, ओ माँ कामाख्या, कुछ करो माँ। इतना बोलकर भाभी अचेत सी वहीं लुढ़क गई। रमा के पापा रमा की हालत देख घबरा कर बोले, अरे ये क्या अनर्थ हो गया? रमा बेटा, आंखें खोलो, मैं क्या करूं अब? तभी एक राहगीर जाने किधर से आया और सारा हाल जानकर बोला, ये माँ का प्रसाद और जल है, तुम भी खा पी लो और बिटिया को भी खिला दो। रमा के पापा बोले, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, क्या आप काली बाबा की गुफा का रास्ता जानते हैं? वह राहगीर बोला, बाबा यहाँ से बस 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन अभी साधनारत है, उन्होंने ही मुझे भेजा था, अभी आप लोग गुफा में चलकर विश्राम कर लें, सुबह बाबा से मुलाकात हो जाएगी। अगली सुबह काली बाबा से मुलाकात हुई और भाभी ने उन्हें सारी बात बताकर कहा, बाबा, मुंह दुखियारी का कल्याण करो। चैप्टर 18 अभिशाप की कहानी पार्ट 1। बाबा रमा की बात पर बोले, ठीक है बिटिया, आज रात का समय दो,
बाबा ने उस रात अपने जीवन का सबसे कठिन अनुष्ठान किया। ऊ नमा कर्ण पिशाचिनी स्वाहा, हूं फट स्वाहा। बाबा के अनुष्ठान से कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई, मलिकाओं की जैसी खूबसूरत मगर उतनी ही खतरनाक। अपनी भयानक आवाज में कर्ण पिशाचिनी बोली, कर्ण पिशाचिनी को क्यों बुलाया अघोरी? जल्दी बता। बाबा ने अपना सवाल पूछा। भूदेव ठाकुर के अभिशाप का कारण बता, कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी ने काली बाबा के कान में कुछ कहा। कर्ण पिशाचिनी की बात सुन बाबा बोले, ओह तो यह बात है। कर्ण पिशाचिनी चेतावनी भरी आवाज में बोली, सुन अघोरी, जो भावी है उसे अपनी सिद्धि से बदलने की कोशिश मत करना। बाबा कर्ण पिशाचिनी की चेतावनी पर बोले, अब तू जा, तेरी चेतावनी सुन ली मैंने। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने जाते जाते भी अपनी चेतावनी दोहराई, जिसे काली बाबा ने अनसुना कर दिया। फिर जब भाभी और उनके पापा बाबा के पास आए, रमा ने बाबा से पूछा, बाबा कुछ पता चला क्या? बाबा बोले, हाँ, लेकिन यह साधारण अभिशाप नहीं है। रमा बाबा की बात पर बोली, कोई बात नहीं बाबा, बताइए, मैं उससे लड़ूंगी। बाबा बोले, ठीक है तो सुनो। धूमकेतु श्याम मुख हर 200 वर्ष में एक बार पृथ्वी के समीप से गुजरता है, तब कोई ना कोई अनहोनी अवश्य होती है। हजारों वर्ष पहले की बात है। रामगढ़ के सेनापति भैरव किसी युद्ध से थके हारे रामगढ़ और मालवा की सीमा वाले जंगल में अपने गुरु के पास जा रहे थे। भैरव दर्द भरी आवाज में बोले, उफ ये घाव फिर से रिसने लगा। अब गुरुजी ही इसका सही इलाज करेंगे। भैरव को जंगल में चलते चलते रात हो गई थी। तभी उसे जंगल में एक महल दिखा। महल में पहुंचने पर भैरव ने देखा कि वहां किसी बड़ी पूजा की तैयारी चल रही थी। भैरव उस महल को देख खुद में बोले, यह महल मुझे पहले कभी क्यों नहीं दिखाई दिया? तभी भैरव को कुछ लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई दी। वह घोड़े सहित घने पेड़ों की ओट में चला गया और उनकी बातें सुनने लगा। क्या पूजा की सारी तैयारी हो गई? उस आदमी की बात सुन दूसरा आदमी बोला, हाँ, बस बलि के लिए उस कन्या का इंतजार है। पहला आदमी बोला, ओह, तो क्या वह कन्या अभी नहीं मिली? दूसरा आदमी वहां से जाते हुए बोला, खोज हो रही है, शायद जल्दी ही मिल जाए। पहला आदमी बोला, कहीं पूजा का मुहूर्त न खत्म हो जाए। ठीक जैसे ही श्याम मुख धूमकेतु पृथ्वी के समीप आएगा, बलि देनी होगी। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। सैनिक बोला, बलि के लिए वह लड़की मिल गई। उसमें वे सभी गुण हैं जैसा पुजारी जी ने बताया था। भैरव, जो कि छुपकर उन सबकी बातें सुन रहा था, वो चौंक कर बोला, नरबली, वह भी एक लड़की की बलि? कौन है ये लोग? तभी एक और व्यक्ति ने आकर सूचना दी, सेनापति दुर्जय पधार रहे हैं। और सेनापति ने वहां आते ही सवाल किया, क्या वह कन्या मिल गई? सैनिक ने जवाब दिया, हाँ सेनापति जी, राजपुरोहित जी ने कन्या के जो भी गुण बताए थे वे सभी इस कन्या में हैं। सेनापति बोला, सभी गुणों को ब्यौरेवार बताया जाए। सैनिक सेनापति की बात पर बोला, जी सेनापति, राजपुरोहित जी ने कहा था कि। सैनिक उस कन्या और राजपुरोहित के बताएं गुणों के बारे में बताने लगा। पहला गुण, कन्या पर जन्म के बाद के कुछ महीनों तक किसी पुरुष का साया न पड़ा हो। कन्या के माता पिता जंगल के रास्ते कन्या के ननिहाल जा रहे थे और रास्ते में सांप के काटने से उसके पिता की मृत्यु हो गई। दूसरा गुण, कन्या मां के गर्भ में जन्म के पूरे महीने नहीं रही हो। उसकी मां जंगल में रास्ता भटक गई और जंगल की परेशानियों के कारण कन्या का जन्म समय से पहले ही हो गया था। तीसरा गुण, कन्या ने अपना पितृगृह ना देखा हो। जन्म के कुछ घंटों बाद कन्या के मातुल ने भटकते हुए अपनी बहन और भांजी को पाया और अपने घर लेकर आए। चौथा गुण, कन्या की उम्र ठीक 8 साल हो, न एक दिन कम न ज्यादा, और कन्या में किसी प्रकार का दोष न हो। कन्या की उम्र और सभी अंगों का परीक्षण हमारी अय्यार विषकन्या नागमणि ने खुद किया है। उस कन्या में सारे गुणों को सुनकर सेनापति खुश होकर बोला, वाह, बहुत अच्छा। कन्या को मुहूर्त से पहले राजपुरोहित के पास ले जाओ। वे उसे पहले मंत्रों से पवित्र करेंगे। फिर जैसे ही श्याम मुख धूमकेतु धरती के करीब आएगा, हम उसे कन्या की बलि प्रदान करेंगे। सैनिक ने सवाल पूछा, इस बलि से हमें क्या हासिल होगा सेनापति जी? सेनापति ने खुशी से जवाब दिया, हमारा यह राज्य फिर अनंत काल तक कभी भी धन धान्य से खाली नहीं होगा।
चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। यह सुनते ही पास के पेड़ों के झुरमुट में छिपे भैरव का मन क्रोध और घृणा से भर गया। भैरव घृणा और गुस्से से बोले, छी, कितने क्रूर और संवेदनहीन हैं ये लोग। एक मासूम बच्ची की बलि से खुशहाली आएगी? मैं इनके चंगुल से उस बच्ची को जरूर बचाऊंगा। तभी एक व्यक्ति वहां आ गया जहां रामगढ़ के सेनापति भैरव छुपे खड़े थे। वह व्यक्ति भैरव को देख चौंक कर बोला, घुड़सवार, आप कौन हैं? आपकी वेशभूषा से आप सैनिक लगते हैं। भैरव उस व्यक्ति की बात पर बोले, मैं रामगढ़ का सेनापति भैरव हूं। मैं घायल और थका हुआ हूं और मुझे लग रहा है कि मैं राह भटक गया हूं। यह मालवा का वन्य क्षेत्र है और हम किसी भी नवांगतुक को कोई आश्रय नहीं देते। आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए, नहीं तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। वह व्यक्ति भैरव की बात सुन बोला। तभी वहां मालवा का सेनापति दुर्जय आ गया। वह सेनापति भैरव को पहचानता था। दुर्जय भैरव से कहा, ओहो भैरव, आज शिकार खुद जाल में आ गया, वह भी अकेले। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। भैरव बोले, शेर अकेला ही आता है दुष्ट, और किसी मासूम बच्ची के कत्ल पर जश्न नहीं मनाता है। इतना सुनते ही दुर्जय का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। आगे की कहानी जाने के लिए सुनते रहिए द हॉन्टेड हवेली सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 19 अभिशप की कहानी पार्ट 2। दुर्जय गुस्से से बोला, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट को, इसका फैसला कल महाराज करेंगे। भैरव बोले, घायल सैनिक का दूसरे सैनिक सम्मान करते हैं, लेकिन तुम मुझ घायल के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। भैरव की बात से दुर्जय का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया। आज कन्या पूजन का उत्सव है, नहीं तो यही तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देता। भैरव गुस्से से बोले, कन्या पूजन या? धिक्कार है तुम्हें। दुर्जय गुस्से से सैनिक से बोला, बंद कर दो इसे तहखाने में। श्याम मुख धूमकेतु के पृथ्वी के करीब आने की इस खगोलीय घटना के मुहूर्त में होने वाली कन्या बलि से दुर्जय की महत्वाकांक्षी योजना सफल होने वाली थी, और अपनी बलि से अनजान वह बच्ची रुद्रा महल में इधर उधर घूम रही थी। उसी समय महल के एक कमरे में सेनापति दुर्जय अपने बेटे अभय से बातें कर रहा था। बेटा अभय, इस बलि के बाद हमारा भाग्य चक्र बदल जाएगा और मैं महाराज की हत्या करने में भी सफल हो जाऊंगा। दुर्जय का बेटा अभय अपने पिताजी की बात सुन खुशी से बोला, अरे वाह पिताजी, फिर तो मैं राजकुमार हो जाऊंगा। दुर्जय बोला, हाँ, बस इस शुभ मुहूर्त में राज पुरोहित जी के कहे अनुसार बलि का कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। अभय बोला, पिताजी मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, दुर्जय अभय की बात पर कहा। अभय अपने चारों दोस्तों के साथ महल के एक हिस्से में बैठ शराब पीने लगा और मासूम भोली रुद्रा भटकते हुए उधर आ गई। उसे देख अभय के एक दोस्त ने कहा, यार अभय, देखो उसे, क्या इरादा है। अभय रुद्रा के बारे में नहीं जानता था कि उसे ही बलि के लिए लाया गया है। अभय बोला, बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। उधर रुद्रा को भूख लग रही थी। उसने भी अभय और उसके दोस्तों को देख लिया था। रुद्रा अपने मन में बोली, जाकर रसोइये से खाने को कुछ मांगती हूं, खीर की सुगंध भी आ रही है, इन लोगों से ही रसोई का पता पूछ लेती हूं। रुद्रा ने अभय और उसके दोस्तों से पूछा, रसोई किधर है, क्या मुझे बता सकते हैं? हाँ, बस इस दालान को पार कर दाएं चली जाओ, रसोई में पहुंच जाओगी। रुद्रा के प्रश्न का उत्तर अभय के दूसरे दोस्त ने तत्परता से दिया। रुद्रा उसकी बात सुन बोली, जी धन्यवाद। और रुद्रा के रसोई तक पहुंचने से पहले अभय दूसरे रास्ते से वहां पहुंच गया। उसने रसोइये को धमकाकर दूर से आती रुद्रा को दिखा बेहोशी की दवा मिली खीर उसे देने को राजी कर लिया। फिर जैसे ही रुद्रा रसोई के सामने पहुंची, रसोइये ने मीठी मुस्कान के साथ उसे बुलाया, अरे बिटिया आओ, खीर खाओगी? भोली रुद्रा खुश हो गई और वह रसोइये की दी हुई खीर लेकर खाने लगी। रसोइये रुद्रा को खीर खाता देख मुस्कुरा कर बोला, बहुत बढ़िया बिटिया, पेट भर अच्छे से खा लो। खीर खाते ही रुद्रा वहीं रसोई के सामने ही बेहोश हो गई और अभय तथा उसके साथी जो वहां छिपे हुए थे वे उसे उठाकर तहखाने में ले गए। बेहोश रुद्रा दर्द से कराहती छटपटाती रही और वे सभी दरिंदे बन उस मासूम बच्ची के साथ कुकर्म करने लगे। लेकिन एक शख्स भैरव इस कुकृत्य का मजबूत गवाह था,
क्योंकि उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। तभी उन दरिंदों में से एक की नजर भैरव पर गई। अरे देखो, उसने हमें देख लिया, अभी उसे मार डालते हैं। अभय भैरव को देख अपने दोस्त की बात पर बोला, नहीं, ये मालवा का सेनापति है और पिताजी ने इसे कैद किया है। मार डालने पर पिताजी को जवाब देना मुश्किल होगा, कुछ और सोचते हैं। अभय का दोस्त घबरा कर बोला, ये तो मर गई लगती है, चलो यहां से चलते हैं और इल्जाम उस मालवा के सेनापति पर लगा देंगे। अभय भी घबरा कर बोला, हाँ चलो जल्दी। और फिर रुद्रा को मरा हुआ जान वे सभी उस तहखाने से भाग खड़े हुए। तभी जोर जोर से लगातार डोरबेल के बजने की आवाज राजलक्ष्मी और शिप्रा के कानों में पड़ी और उनकी तन्मयता भंग हुई। शिप्रा, जो कि कहानी में पूरी मग्न हो गई थी, डोरबेल की आवाज सुन बोली, ओह बुआ दादी, बाहर कोई है, मैं दरवाजा खोलकर आती हूँ। राजलक्ष्मी शिप्रा की बात सुन उसे रोकते हुए बोली, नहीं रुको, मैं देखती हूँ, शायद जय होगा। दरवाजा खोलने पर जय सिंह ठाकुर झल्लाए हुए अंदर आए। जय सिंह झल्ला कर बोले, कितनी देर से बेल बजा रहा हूं और अब दरवाजा खुल रहा है। राजलक्ष्मी जय सिंह की बात पर बोली, मैं और शिप्रा बातें कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। बाहर यह आवाज कैसी? जय सिंह सोफे पर बैठ राजलक्ष्मी के सवाल पर कहा, पुलिस स्टेशन से मैं सीधा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर चला गया था। चारदीवारी ऊंची करवा रहा हूं तो ट्रैक्टर वाले लॉन में रेत गिरा रहे हैं। ईंटें कल आ जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा। राजलक्ष्मी जय सिंह की बात पर बोली, ओह अच्छा। तभी शिप्रा भी वहां आ गई और राजलक्ष्मी से बोली, बुआ दादी, काली बाबा जो कहानी दादी को सुना रहे थे वो अधूरी रह गई है, आगे सुनाइए ना। राजलक्ष्मी शिप्रा की बात पर मुस्कुराकर बोली, कल सुनाऊंगी। उस कहानी में ही तेरे दादाजी के अभिशाप का राज छुपा है। अभी रात के अनुष्ठान की तैयारी करने जा रही हूँ। जी बुआ दादी, शिप्रा बोली। बुआ दादी के अनुष्ठान की तैयारी में बिजी होने के कारण शिप्रा अब अपने कमरे में अकेली थी और तान्या को फोन करने वाली थी कि तभी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ का कॉल आ गया। शिप्रा फोन उठा, मुस्कुराकर बोली, हाय सिड, कैसे याद किया? सिद्धार्थ बोला, शिप्रा क्या तुम आ सकती हो? शिप्रा सिद्धार्थ की बात पर बोली, हाँ पर एक शर्त है। सिद्धार्थ बोला, वो क्या? शिप्रा बोली, तुम्हें मुझे आई लव यू बोलना होगा। सिद्धार्थ शिप्रा की बात सुन बोला, यार तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत असामान्यता है। मैं नहीं बोल सकता। क्या है दादाजी के अभिशाप का रहस्य? जाने के लिए सुनते रहिए द हॉन्टेड हवेली सिर्फ पॉकेट एफएम पर।